तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन। ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन सॉल्यूशन हम रीड करेंगे, यानी कि जो कंपाउंड वो कितने ज़्यादा स्टेबल होंगे आपके जब उनको सॉल्यूशन में डाला जाता है। हमें पता है बेटा कि जब भी कॉम्प्लेक्स आयन को हम क्या डालते हैं, सॉल्यूशन डालते हैं, तो डिसोसिएट नहीं हुआ करते हैं, और अगर होते भी हैं तो बड़े स्मॉल एक्सटेंट तक वो डिसोसिएट हुआ करते हैं। क्लियर? ठीक है बेटा, तो यानी कि अगर हमें देखना है कि स्टेबल होंगे या नहीं, तो हम क्या देखेंगे, उसका डिसोसिएशन देखेंगे, यानी कि कितना कम वो डिसोसिएट होंगे वाटर में जाने के बाद, उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। या हम इसको यूँ बोल सकते हैं कि जितने ज़्यादा वो एसोसिएट रहेंगे, जितनी ज़्यादा क्या होगी, एसोसिएशन होगी, उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। और इसको कैसे बोल सकते हैं कि जितना मेटल लिगेंड का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी ज़्यादा वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा उस कॉम्प्लेक्स को। क्लियर? यानी कि सिंपल सी बात है, अगर हम एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं कि मेटल और लिगेंड की रिएक्शन होती है, तो क्या बनेगा बेटा, ये कंपाउंड बनेगा। क्लियर? अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म हम इसको लेके आने वाले हैं बेटा, तो हम क्या बोल सकते हैं, तो दिस इज एन इक्विलिब्रियम, कि मेटल और लिगेंड की रिएक्शन में क्या बनता है मेरे पास, ये कॉम्प्लेक्स बनता है। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि कंपाउंड आपका डिसोसिएट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर? यानी कि अगर होगा तो स्मॉल एक्सटेंट तक होगा। तो इसके लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखते हैं तो क्या लिखेंगे बेटा, प्रोडक्टिव कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, यही लिखेंगे। अब यहाँ पे मेटल कार्बोनेट की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात हो रही है, कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, तो हम क्या बोल देंगे कि जितनी के की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, क्योंकि हमें पता है कि जितना ज़्यादा क्या रहेगा, एसोसिएट रहेगा, यानी जितना ज़्यादा हमें ये कंपाउंड मिलेगा, उतनी ज़्यादा क्या रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी। और के का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि ये कंपाउंड मेरे पास ज़्यादा प्रेजेंट है। तो जितनी ज़्यादा मेरे पास के की वैल्यू होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी, उतनी ज़्यादा क्या रहेगी मेरे पास, स्टेबिलिटी रहेगी। और इस केस में इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम क्या बोल देते हैं, स्टेबिलिटी कांस्टेंट हम इसको बोल दिया करते हैं। और इसको डिनोट करते हैं बीटा से, किससे, बीटा से। यानी कि जितनी ज़्यादा बीटा की वैल्यू रहेगी, उतनी ज़्यादा मेरे पास क्या रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी किसी भी कंपाउंड की। क्लियर? यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, के की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, इसका मतलब कि मेरे पास जो ये अपर कंपाउंड है वो ज़्यादा है, यानी कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन मेरे पास ज़्यादा हो रही है। यानी कि कंपाउंड जो Ml4 है, कॉम्प्लेक्स मेरे पास ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी कि जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो बहुत कम है, यानी कि डिसोसिएशन है जो मेरे पास कंपाउंड का वो ज़्यादा नहीं है मेरे पास। क्लियर? यानी कि के की वैल्यू ज़्यादा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़्यादा, इसको हम बोल देंगे स्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्टेबिलिटी कांस्टेंट का कैसे इसको डिनोट करेंगे कि जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू होगी, उतनी ज़्यादा मेरे पास क्या रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी। यानी कि बीटा की वैल्यू जितनी ज़्यादा, उतनी ज़्यादा मेरे पास स्टेबिलिटी, बिकॉज जो कंपाउंड है वो उतना ज़्यादा आपके पास क्या रहेगा, एसोसिएट फॉर्म में रहेगा। क्लियर? अब इसको जो रिएक्शन आपकी होती है मेटल के साथ लिगेंड की, वो बेटा एक स्टेप वाइज रिएक्शन हुआ करती है। ये नहीं कि 4 के 4 लिगेंड्स आपके एकदम से आके अटैच हो गए, तो 1 बाय 1 से यहाँ पे रिएक्शन हुआ करती है। तो उसको कैसे शो करते हैं, जनरल एग्जाम्पल लेके चलता हूँ इसी का, कि फर्स्ट एक मेटल है और एक लिगेंड उसके साथ अटैच हो रहा है, तो Ml ये होगा। सिमिलरली फिर सेकेंड की रिएक्शन होगी, तो उसके लिए ये लिखेंगे। जब थर्ड लिगेंड आपका अटैच करेगा, तब आपके पास क्या बनेगी, कुछ इस तरह की रिएक्शन बनेगी। और जब लास्ट फोर्थ लिगेंड आएगा तो आपके पास रिएक्शन बनती है इस तरह की। ठीक है, अब इन सब के लिए क्या लिखनी पड़ेगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, बिकॉज मेरे पास रिएक्शन तो क्या है, एक सिंगल रिएक्शन है। तो यहाँ से K1 की वैल्यू क्या रहेगी, Ml ओवर दिस। सिमिलरली K2 की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, ये रहेगी। K3 की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, एंड K4 Ml4 डिवाइड बाय कंजर्वेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर? तो ये बोलता है कि जितनी, अगर हम सिंगल रिएक्शन की बात करते हैं, ये मेरे पास क्या थी बेटा, एक सिंगल रिएक्शन थी, इसके लिए के की वैल्यू क्या है, दिस इज बीटा इज इक्वल टू दिस। तो अगर मेरे पास वही रिएक्शन आपकी मोर देन वन स्टेप में मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ, तो उसके लिए बीटा की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, जो बीटा की वैल्यू है ये इन इंडिविजुअल रिएक्शन के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उनका क्या रहेगी, प्रोडक्ट रहेगी। अगेन समझें कि ये आपकी सिंगल रिएक्शन है, ठीक है, इसकी जो बीटा की वैल्यू है वो किसके इक्वल रहेगी, अगर यही रिएक्शन आपके पास मोर देन वन स्टेप में हो रही है,
तो इन सब इंडिविजुअल स्टेप में जो इनकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसके प्रोडक्ट के इक्वल रहेगी। इट मीन्स बीटा फॉर सिंगल रिएक्शन विल बी इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ इंडिविजुअल रिएक्शन, यानी K1 K2 K3 4 के पास रहेगी। और जब इनको मैं कैंसिल करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, ml4 डिवाइड बाई ml। या आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो बेटा, इन सब की क्या होगी, आपस में मल्टीप्लाई होगी यहाँ, ठीक है जी। तो आपके पास यहाँ पे कैंसिलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी ml है बेटा, यह ml2 है, यह ml3 है। तो इस स्टेप में अगर मैं करके दिखाता हूँ चलो आपको, दिस इज ml फर्स्ट m, ठीक, सेकंड में, ठीक है बेटा, यहाँ पे ml ml2 ml3 ऐसे आएगा, वहाँ लिखने में गलती हुई, तो ml2 इंटू एल, और यहाँ पे ml4 डिवाइड बाई ml3 इंटू में l। इसको कैंसिल करते हैं बेटा, तो ml से कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ ml4 और डिवाइड में ये m बचता है, और एक 1 2 3 4 l⁴ बचती है। तो यही आपके पास बचता है। यानी कि अगर एक सिंगल रिएक्शन है उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जब आप उसी रिएक्शन को मोर देन वन स्टेप कर रहे हो तो उन सब के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अब इसी चीज़ को यानी कि अब यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जितने ज़्यादा बीटा की वैल्यू होगी उतने ज़्यादा क्या रहेगा मेरे पास से स्टेबिलिटी रहेगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। और इसको मेजर करने का वे क्या है, इसको हम लॉग बीटा भी लिख सकते हैं बेटा, लॉग बीटा, यानी कि दोनों तरफ क्या ले लिया मैंने, लॉग ले लिया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, लॉग ऑफ K1, लॉग ऑफ K2, लॉग ऑफ K3 प्लस लॉग ऑफ K4 मेरे पास रहेगा। अब यहाँ पे भी जितनी ज़्यादा लॉग बीटा की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, ग्रेटर द स्टेबिलिटी मेरे पास वहाँ पे रहेगी। ठीक है। अब इससे नेक्स्ट क्या है बेटा, एक बात है कि हम बात करें एक्वस सॉल्यूशन की, तो जब भी मेटल आयन आपके पास सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, मेटल आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, तो कभी भी आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा। जैसे अब मैंने मेटल आयन के एक जनरल एग्जांपल लेके चला, तो जो मेटल आयन जब भी आपके पास सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, कभी भी फ्री स्टेट में आपको नहीं मिलेगा, यानी कि वो हमेशा वाटर के मॉलिक्यूल से आपको अटैच मिलेगा। क्लियर। तो जब भी रिएक्शन होगी यानी कि आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म में आपको वो मिलेगा, क्योंकि मेटल आयन कभी भी फ्री नहीं रहेगा, सॉल्यूशन में है तो वाटर मोल के साथ हमेशा अटैच रहेगा। तो जब भी आप उसके लिगेंड के साथ रिएक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा वहाँ पे बेटा, आपको पास लिगेंड्स रिप्लेस कर देगा उस वाटर मॉलिक्यूल को 1 बाय 1। यानी कि जिस तरह से देखो यहाँ पे 4 वाटर है मॉलिक्यूल हैं, एक लिगेंड यहाँ पे अटैच हुआ तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल को उसने रिमूव कर दिया। सिमिलरली जब नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास होती है, ठीक है, तो अगेन लिगेंड क्या करेगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको रिप्लेस कर देगा। और कब तक, जब तक सारे वाटर मॉलिक्यूल या फिर सारे लिगेंड क्या हो जाते बेटा, अटैच नहीं हो जाते तब तक। क्लियर। तो ये सिंपल सी थी आपके पास जो। उसके बाद बेटा कि हमने वैल्यू की बात की अलग अलग की। क्लियर। जैसे कि मैंने यहाँ पे K1 K2 K3 की वैल्यू की बात की थी, तो यहाँ पे जो K1 की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी, अगेन K2 आएगा, फिर K3, फिर K4। ये बोलता है कि जो K1 की वैल्यू है वो ज़्यादा रहेगी हमेशा, और उसके बाद जो वैल्यू है वो क्या करती रहेगी, डिक्रीज़ करती रहेगी। यानी कि एक पर्टिकुलर एक्शन जब आपकी हो रही है तो उसके लिए जो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या करती रहेगी, डिक्रीज़ करती रहेगी। जैसे कि एग्जांपल आपका दिया गया बुक के अंदर कि कॉपर ने अमोनिया के साथ रिएक्शन की है, ठीक है, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनना चाहिए बेटा वहाँ पे। क्लियर। तो 1 बाय 1 क्या होता रहेगा, फर्स्ट स्टेप की अगर बात करते हैं तो एक अमोनिया मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच होगा फर्स्टली, तो क्या बनेगा आपके पास CuNH3 2 पॉजिटिव। इसके लिए K1 की वैल्यू 4 है। अगेन जब ये मॉलिक्यूल आपके पास अटैच करेगा अनदर अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे अमोनिया के। तो यहाँ पे K2 की वैल्यू क्या रहेगी 3.2। सिमिलरली K3 की वैल्यू गिवन है, सिमिलरली K4 की वैल्यू गिवन है। तो आप देख सकते हो बेटा कि जो सक्सेसिव स्टेबिलिटी है, जो सक्सेसिव वैल्यूज़ है वो क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं। क्लियर। यानी कि जो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू यानी कि सक्सेसिव स्टेबिलिटी है, जो उसको हम बोल देंगे सक्सेसिव स्टेबिलिटी, वो क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। क्लियर। तो ये थे आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसके बाद आते हैं फैक्टर्स, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं स्टेबिलिटी को। तो जो फर्स्ट फैक्टर है वो है चार्ज ऑन मेटल आयन, चार्ज ऑन मेटल आयन। तो सिंपल सी बेटा पता है, ग्रेटर द चार्ज more will be the stability, more will be stability।
यानी कि जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा मेटल के ऊपर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। यानी कि एक मेरे पास सपोज एक M2 पॉजिटिव में है, एक M3 पॉजिटिव में है, तो इसके पास चार्ज ज़्यादा है, तो ये जो ये कंपाउंड बनाएगा ना वो क्या रहेगा, ज़्यादा स्टेबल रहेगा। इट मीन्स ग्रेटर द चार्ज मोर विल बी द स्टेबिलिटी। इसी के लिए आपके पास बेटा एक इरविंग विलियम्स ऑर्डर दिया गया है। इरविंग विलियम ऑर्डर आपको गिवन है किसके लिए बेटा, डाइवैलेंट कैटायन के लिए। डाइवैलेंट कैटायन मतलब जिसके ऊपर मेटल के पास 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी आपको एक सीरीज़ दी गई है। ठीक है, कुछ इस तरह की सीरीज है आपके पास कि सबसे ज़्यादा जिंक का कंपाउंड स्टेबल होगा, निकल का, फिर कार्बन, फिर आयरन और फिर मिंग उससे कम रहेंगे। यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल मैंगनीज का, उससे ज़्यादा आयरन का, फिर कार्बोनिल का, कोबाल्ट का सॉरी, फिर निकल का, फिर कॉपर का, फिर जिंक का। चाहे लिगेंड आपका कोई भी प्रेजेंट है, डजेंट मैटर लिगेंड, सिर्फ आप क्या देखोगे, मेटल देखोगे। सेकेंड है जो बेसिक नेचर ऑफ लिगेंड। जितनी ज़्यादा बेसिसिटी होगी मोर विल बी द बेसिसिटी ऑफ द लिगेंड, मोर विल बी स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा कंपाउंड की लिगेंड की बेसिसिटी होगी उतना ज़्यादा क्या रहेगा, वो स्टेबल रहेगा। एंड थर्ड फैक्टर क्या है, चिलेशन। बेटा जब भी चिलेट रिंग की फॉर्मेशन होगी, चिलेट रिंग आपके पास बनेगी, स्टेबिलिटी हमेशा क्या रहेगी आपकी, इंक्रीज़ करेगी। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी चिलेट आपके पास बनेगी, यानी कि एक रिंग स्ट्रक्चर आपके पास बनती है, तो स्टेबिलिटी वहाँ पे इंक्रीज़ करती है। और उसका ऑर्डर पता है बेटा आपको, जो 5 मेंबर रिंग हमेशा बनेगी वो क्या रहेगी, सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगी। क्लियर। और इसी इफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, चिलेट इफेक्ट। यानी कि जब आपके पास कंपाउंड की स्टेबिलिटी है, इट गेट्स इंक्रीज ड्यू टू द चिलेशन, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड चिलेट इफेक्ट। तो फर्स्ट आपके पास फैक्टर है चार्ज, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। दिस इज द ऑर्डर फॉर डाइवैलेंट कैटायन। सबसे ज़्यादा स्टेबल जिंक है, उससे कम कॉपर, फिर निकल, फिर कार्बोनेट, डजेंट मैटर, लिगेंड आपका मैटर नहीं करता। सेकेंड आता है आपके पास बेसिक नेचर, जितनी ज़्यादा लिगेंड की बेसिसिटी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। एंड लास्ट चिलेट रिंग की फॉर्मेशन जहाँ पे होगी स्टेबिलिटी वहाँ पे ज़्यादा आएगी, दैट इफेक्ट कॉल्ड चिलेट इफेक्ट। और सबसे ज़्यादा आपका 5 मेंबर रिंग है जो स्टेबल होती है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक बेटा आपका आता है मेटल कार्बोनिल्स का। तो व्हाट आर मेटल कार्बोनिल्स? दीज आर द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट एज अ लिगेंड। यानी कि जिसके अंदर सिर्फ आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है वो किसका काम करेगा, लिगेंड का काम करेगा। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, जिसके अंदर मेटल का और कार्बन का बॉन्ड होता है, दैट आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, तो मेटल कार्बोनिल्स किसको बोलेंगे बेटा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट एज अ लिगेंड। तो एग्जांपल आपके सामने है NiCO4, इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड एक लिगेंड का काम कर रहा है, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अ मेटल कार्बोनिल्स। अब मेटल कार्बोनिल्स कैसे बनते हैं बेटा, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं आपके, अगेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वही क्या बनाते हैं, आपके मेटल कार्बोनिल्स फॉर्म करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर आती हैं आपके पास, स्ट्रक्चर्स ऑफ सम कंपाउंड्स मेटल कार्बोनिल्स, जैसे कि NiCO4 निकल टेट्रा कार्बोनिल बोलते हैं इसको। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपके पास रहती है इसकी। तो किस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी, CO, तो कुछ इस तरह की आपके पास इसकी स्ट्रक्चर बनती है। नेक्स्ट आती है आपके पास FeCO5 की। तो इसकी स्ट्रक्चर आपके पास किस तरह की बनेगी बेटा, 5 है हमारे पास, तो 5 की ज्योमेट्री कौन सी होती है, ट्रायंगुलर बायपिरामिडल ज्योमेट्री मेरे पास होगी। इसके अंदर 3 तो आपके रहेंगे एक प्लेन में, ये वाले 120 एंगल पे कार्बोनिल ग्रुप, और एक रहेगा इस सरफेस के ऊपर और एक रहेगा सरफेस के डाउन एट 180 टू ईच अदर। यानी कि ये जो 3 बॉन्ड है इनके बीच में 120 का एंगल है, और इन दोनों जो एक्सियल बॉन्ड है इनके बीच में 180 का एंगल है। क्लियर। और अगेन हम बोल सकते हैं बेटा जो ये मेरे पास बॉन्ड है और ये कार्बोनिल सरफेस वाला, इसके अंदर कितने का एंगल रहेगा, 90 डिग्री का। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं आपके CrCO6 का। ठीक है, तो इसकी शेप क्या बनेगी बेटा, 6 के लिए हम ज्योमेट्री होती है हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। यानी कि 4 कार्बोनिल हैं आपके, वो तो रहेंगे एक स्केयर प्लेनर में, और 2 एक ऊपर और एक बिलो द सरफेस। क्लियर। उसके बाद एक कंपाउंड आपके पास आया करता है बेटा मैंगनीज का, Mn2CO10। क्लियर। इस तरह कंपाउंड आता है आपके पास। इसमें क्या बनता है आपके पास, डाइमर बना करता है मैंगनीज का बेटे। यानी कि मैंगनीज, 2 मैंगनीज हैं जो 2 कंपाउंड आपस में जुड़ जाएंगे। वो किस तरह से जुड़ते हैं बेटा, कि जो Mn है और एक Mn है। अब एक Mn के ऊपर 5 हैं, ठीक है, तो ट्रायंगुलर बायपिरामिडल ज्योमेट्री होती है, लेकिन यहाँ पे डाइमर एग्जिस्ट करता है मैंगनीज के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा
कि यहाँ पे 2 बॉन्ड आप कैसे बनेंगे और जो 5 कार्बोनिल है उसको हम किस तरह से दिखाते हैं बेटा, उसको हम दिखाएंगे कुछ इस तरह से। इसी तरह से 5 कार्बोनिल इसके ऊपर प्रेजेंट रहेंगे, जैसे CO CO CO, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इस तरह के आपके पास स्ट्रक्चर बनते हैं किसकी बेटा, मैंगनीज की, यानी कि डी का डेका कार्बोनिल 10 है तो डेका कार्बोनिल डाई मैंगनीज उसको हम बोला करते हैं। क्लियर। और एक स्ट्रक्चर आती है आपके पास कोबाल्ट से रिलेटेड, CO2 CO8, यानी कि ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट इसको हम बोल देते हैं, ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट इसको बोल देंगे। अब इसकी स्ट्रक्चर आपके पास 2 वे में है बेटा, 2 स्ट्रक्चर इसकी बनी हुई है आपके पास। कौन कौन सी है, एक तो है बेटा कार्बोनिल, फिर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी, यानी कि कुछ इस तरह से आपके पास क्या रहेंगे, यहाँ पे कंपाउंड रहेंगे, ठीक है, इस तरह से कंपाउंड रहेंगे, या तो इस तरह से दिखा दो, या फिर इसकी एक इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर लाई करती है आपकी, वो कौन सी होती है बेटा, उसके अंदर क्या होगा कि जो कोबाल्ट है ना, वो किस तरह से ऐसे जुड़े होंगे, ठीक है, एक बॉन्ड तो ऐसे होगा। अब 3 कार्बन लगाओ इसके ऊपर, CO CO CO, क्लियर। अब क्या होगा कि जो एक कार्बोनिल है ना ऐसे, वो इस तरह से प्रेजेंट होगा और एक कार्बोनिल यहाँ पे, यानी कि ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनती है। फर्स्टली कार्बन का बॉन्ड सिंपल आपके पास इस तरह से आपके पास क्या रहेगी, यहाँ पे बॉन्डिंग रहेगी, या फिर क्या होगा कि कार्बोनिल है जो आपका वो उस तरह से अटैच करके, तो सेम ही स्ट्रक्चर है बेटा आपके, खैर इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो 3 कार्बोनिल तो ऐसे अटैच हैं, और जो एक कार्बोनिल है वो अबव द सरफेस है और ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, और एक कार्बोनिल बिलो द सरफेस है जो ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है बेटा इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके पास हैं इसकी, वो प्रॉपर्टीज़ में रेडी कर देता हूँ बेटा कि आपके पास कि जो मोस्टली मेटल है हमारे पास कार्बोनिल्स, वो क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन जो निकल के और आयरन के कार्बोनिल हैं वो क्या रहेंगे, लिक्विड रहेंगे, एक्सेप्शनल केस। मोस्टली क्या रहेंगे, मोस्टली सॉलिड रहेंगे, लेकिन आयरन के और निकल के क्या रहेंगे आपके पास, लिक्विड रहेंगे। सेकंड, ये सोल्यूबल होते हैं किसके अंदर, हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, सोल्यूबल इन हाइड्रोकार्बन्स, मोस्टली सोल्यूबल होते हैं, किसको छोड़ के, सिर्फ आयरन को छोड़ के, ठीक है, बाकी सारे क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन के अंदर सोल्यूबल होते हैं, ठीक। थर्ड बात करते हैं बेटा कि जो मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स हैं, मोनोन्यूक्लियर, जो मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स हैं वो क्या होते हैं, वोलाटाइल होते हैं, वोलाटाइल एंड टॉक्सिक। मोनोन्यूक्लियर का मतलब क्या है बेटा, इसके अंदर सिर्फ एक सेंट्रल मेटल एटम हो उसको बोलते हैं मोनोन्यूक्लियर, क्लियर। और पॉलीन्यूक्लियर जिसके अंदर एक से ज़्यादा सेंटर एटम हो, क्लियर। तो जो मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स होंगे हमारे पास वो वोलाटाइल होंगे, टॉक्सिक होंगे और कलरलेस भी होंगे, कलरलेस, और अगर कलर होगा तो बिल्कुल लाइट कलर उनका होगा, क्लियर। यानी कि मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स क्या रहेंगे आपके पास, वोलाटाइल रहेंगे, टॉक्सिक रहेंगे, कलरलेस रहेंगे, कलर होगा तो लाइट कलर होगा। लेकिन अगर पॉलीन्यूक्लियर की बात करेंगे इसकी, पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स की, तो वो आपके पास क्या रहेंगे, उनके पास डीप कलर आपको वहाँ पे मिलेगा, डीप कलर मिलता है आपको वहाँ पे, क्लियर। अब उसके बाद जो मेन थिंग आती है वो आती है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, क्या आती है, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। अब बॉन्डिंग का वे क्या है बेटा, एक सिंपल सी बात बताऊंगा मैं आपको, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, कि जो मेटल कार्बन बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, मेटल कार्बन बॉन्ड, उसके अंदर सिग्मा करेक्टर भी होता है, एंड इट ऑल्सो कंटेन अ पाई करेक्टर, यानी कि इट कंटेन बोथ करेक्टर्स, सिग्मा करेक्टर एंड पाई बॉन्ड करेक्टर्स, क्लियर। तो अभी होता कैसे है, देखो बेटा, ये मेटल है मेरे पास एक, ये क्या है, मेटल, ये इसके सिग्मा ऑर्बिटल है, क्लियर, और ये क्या है इसके बेटा, पाई ऑर्बिटल में दिखा रहा हूँ, दिस इज सिग्मा ऑर्बिटल एंड दिस इज अ पाई ऑर्बिटल। अब कार्बोनिल की बात करेंगे तो कार्बोनिल में क्या होता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड होगा आपके पास ऐसे, तो ये आपके पास लाई कर रहे हैं पाई ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, और ये आपके पास क्या होंगे, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑफ कार्बन, और ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा ऑर्बिटल हो जाएगा इसका, क्लियर। दिस इज द सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ मेटल एंड पाई ऑर्बिटल। ये कार्बन के आपके पास क्या है, सिग्मा है, और ये पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इसका वैकेंट होता है। अब होगा क्या बेटा, फर्स्टली ओवरलैपिंग किसकी होगी आपके पास,
फिल्ड बॉन्डिंग पाई 2p ऑर्बिटल, क्योंकि हमें पता है कि कार्बोनिल की बात करेंगे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन वो कहाँ मिलेगा, हमें 2p ऑर्बिटल में मिलेगा, ठीक है, यानी कि पाई 2p ऑर्बिटल में हमें वो इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो फर्स्टली क्या होगा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी किसे, मेटल को, बिकॉज मेटल ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ से जो कार्बोनिल है वो क्या करेगा, अपना जो पाई 2p ऑर्बिटल है वो किसको प्रोवाइड करेगा, मेटल को, और कहाँ पे, मेटल के जो डी ऑर्बिटल है उसके अंदर वो प्रोवाइड करेगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगी हमारे पास, इन दोनों की इस तरह से क्या होगी आपके पास डोनेटिंग होगी, और यहाँ पे क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड आपके पास बनेगा। यानी कि कार्बोनिल ने जो उसके पास पाई 2p ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन था वो डोनेट किसको कर दिया, मेटल को, और मेटल ने एक्सेप्ट किया अपने डी ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मेशन होती है सिग्मा बॉन्ड की, किसकी होगी, सिग्मा की। क्लियर, यानी कि डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऑन कार्बन एटम इनटू अ वैकेंट डी ऑर्बिटल, यानी कि कार्बन एटम ने डोनेट किया इनटू द वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल। तो आपके पास यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड तो क्या रहेगा, वीक रहेगा। क्लियर, लेकिन उसके बाद जो मेन चीज़ होगी वो उसके बाद होगी। अब होगा क्या बेटा कि मेटल का जो ये ऑर्बिटल आपके पास, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। सेकंड ओवरलैप, फर्स्ट ओवरलैप हुआ पाई 2p ऑर्बिटल का और डी ऑर्बिटल का, इसके मेटल के। सेकंड किस किस का होगा ओवरलैप बेटा, जो सेकंड ओवरलैप होगा वो जो फील्ड मेटल है, यानी कि डी ऑर्बिटल है, जो फील्ड डी ऑर्बिटल है जो आपके पास किसका, मेटल का, उसका, और जो ये आपके पास जो पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पड़ा है कार्बोनिल का, इन दोनों के बीच में क्या होगा, ओवरलैप होगा। ठीक है जी, यानी कि इन ऑर्बिटल्स के बीच में जो फील्ड डी ऑर्बिटल है और जो ये आपके पास पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है कार्बन के, इनके बीच में ओवरलैप होगा। यानी कि जो फील्ड डी ऑर्बिटल है ना वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा इस कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे बैक बॉन्डिंग। अगेन समझे बेटा, दो तरीके से यहाँ पे क्या होती है आपके पास डोनेशन होती है। तो फर्स्ट डोनेशन कौन सी थी बेटा, जब आपके पाई 2p ऑर्बिटल है जो वो किसको डोनेट किया गया, मेटल के डी ऑर्बिटल को वहाँ पे डोनेट किया गया। यानी कि पाई 2p में ऑर्बिटल पड़ा था जो कार्बन के वो किसको प्रोवाइड किया गया, इट इज़ डोनेटेड टू द मेटल इन डी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे बनता है आपके पास सिग्मा बॉन्ड, क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। सेकंड आपके पास क्या है, सेकंड ओवरलैप टेक प्लेस बिटवीन द मेटल डी ब्लॉक एलिमेंट, जो मेटल का डी ऑर्बिटल है, और एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है जो पाई ऑर्बिटल है कार्बन का, उन दोनों के बीच में होगा। ठीक है जी, अब यहाँ से दोबारा फर्स्टली इसने एक्सेप्ट किया और सेकंड क्या किया, डोनेट किया, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, बैक बॉन्डिंग बोल देंगे। क्लियर, तो बैक बॉन्डिंग बोल देंगे। अब बेटा यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड बन गया। कौन सा, पाई, मैंने यही बोला था आपको कि एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा एक पाई बॉन्ड बनेगा। तो सिग्मा बॉन्ड तो वीक है, लेकिन पाई बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब जो ये पाई बॉन्ड बना है वो क्या करेगा, इस सिग्मा बॉन्ड को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट भी हम बोल देते हैं। मतलब ये इसे क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है इस वीक सिग्मा बॉन्ड को। क्लियर, कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो दो मेरे पास क्या हुए यहाँ पे बॉन्ड बने, फर्स्ट पाई 2p ऑर्बिटल से जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए मेटल को, फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड। सेकंड, जब यहाँ से मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल से इस कार्बन के एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में डोनेट किए, तो हमारे पास बॉन्ड बना पाई बॉन्ड, विच इज़ कॉल्ड बैक बॉन्डिंग ऑल्सो। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, और यहाँ पे पाई बॉन्ड बना है, तो पाई बॉन्ड क्या करेगा बेटा, इस बॉन्ड को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, इसलिए इसको हम सिनर्जिक इफेक्ट भी बोल दिया करते हैं। यानी कि क्या होती है, मेटल कार्बोनिल्स में हमारे पास बैक बॉन्डिंग हुआ करती है, बिकॉज जो कार्बोनिल है आपका उसके पास जो पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो फ्री होता है, एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल उसके पास एम्प्टी होता है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। क्लियर, इसलिए हमारे पास क्या बनते हैं, स्टेबल कंपाउंड यहाँ पे मेटल कार्बोनिल्स के बना करते हैं। क्लियर, तो बेटा ये था आपका चैप्टर। तो ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर, तो इसको अच्छे से रिवाइज करें और अपना वर्क मेरे को सबमिट करें ऑन टाइम। थैंक यू।